हाय एवरीवन। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखे थे बेसिस और उसके ऊपर बेस्ड थियोरम्स। ओके, सो हमने बेसिस में देखा क्या, ये देखा कि जो वेक्टर स्पेस है उसके पास एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और वो जो वेक्टर्स हैं वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं। हमने उसी को क्या कहा, बेसिस कहा। ये चीज़ भी देखी कि जो वेक्टर स्पेस है उसके पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही बेसिस हो। ओके, यानी कि जो बेसिस होते हैं वो यूनिक नहीं होते, बहुत सारे बेसिस किसी वेक्टर स्पेस के हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन होती है हर बेसिस में वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो हमने उसके ऊपर एक थ्योरम देखा था, इनवेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, यानी कि आप किसी वेक्टर स्पेस के चाहे कितने भी बेसिस ले लो, लेकिन उनके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमेशा सेम होंगे, तो उन नंबर ऑफ एलिमेंट को ही हम कहते हैं डायमेंशन। ओके, सो लेट्स सी द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। The number of elements in any basis of a finite dimensional vector space is called as dimension of that vector space. ओके, यानी कि किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ओके, और इसको डिनोट किया जाता है एज डिम v। ओके, सो फॉर एग्जांपल लाइक R2 है, R2 का हमने स्टैंडर्ड बेसिस देखा था, क्या था वो 1 0 और 0 1। ओके, सो अगर आप R2 का कोई दूसरा बेसिस लो तो उसके अंदर भी दो ही एलिमेंट आएंगे। ओके, सो इसका डायमेंशन कितना है, डायमेंशन ऑफ R2 ओवर R इज 2। उसी तरह से R3 का डायमेंशन कितना होगा, ओवर R इज 3। उसी तरह से R4 का डायमेंशन ओवर R क्या होगा, 4, एंड सो ऑन, यानी कि जो Rn है ओवर R इसका डायमेंशन कितना होगा, n। हमने एक और एग्जांपल भी देखा था, सेट ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज मैंने पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री n है। ओके, ऐसे सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स लिए जिसकी डिग्री n है ओवर R, तो इसके अंदर इसका जो बेसिस था वो एक्चुअली था क्या, 1 x x स्क्वायर अप टू सो ऑन xn। ओके, तो इसके अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 1 2 अप टू n, और ये एक यानी कि n+1। सो डायमेंशन ऑफ PNR इज n+1। ओके, सो ये है डायमेंशन। अब इस डायमेंशन के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं वो देखते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी सी थ्योरम है, फिर हम मेन थ्योरम की तरफ चलेंगे। ओके, सो तो पहला थ्योरम है उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन थ्योरम। सो सपोज मैंने किसी वेक्टर स्पेस VF से कुछ वेक्टर ले लिए V1 V2 अप टू सो ऑन VR, और ये कैसे वेक्टर्स हैं, ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ओके, ये हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो थ्योरम ये कहती है कि मैं इन लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को एक्सटेंड करके बेसिस बना सकती हूँ। ओके, एक्सटेंड करके बेसिस बना सकती हूँ यानी क्या, इनमें कुछ और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स डालकर इनको मैं बेसिस बना सकती हूँ, यानी कि वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स बनेगा वो आपस में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और वेक्टर स्पेस को स्पैन भी करेंगे। ओके, सो यही है एक्सटेंशन थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है इसकी, इफ V इज अ फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस एंड S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। S क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का, तो S एक्चुअली ये है V1 V2 अप टू VR, तो ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का। देन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस ऑफ V। हम इसको एक्सटेंड करके जो है बेसिस बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए, अगर S ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, अगर S जो है स्पैन करता है, अगर S स्पैन करेगा तो ऑब्वियसली S क्या बना देगा, बेसिस, क्योंकि S जो है वैसे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, प्लस अगर ये स्पैन भी करता है तो ये बना देगा बेसिस। ओके, सो थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी एक बात हो सकती है कि अगर S हमारा क्या है, V1 V2 अप टू सो ऑन VR, अगर ये जो S है ये बनाता है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ओके, अगर S जो है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो हमने इससे पिछले दो
वीडियोस देखे थे जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है वो क्या बनाता है, बेसिस। यानी कि अगर मैं S का कोई सुपर सेट लूँ, यानी कि V1 V2 VR में और कोई वेक्टर्स ऐड करूँ, तो ये जो S है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ओके, यानी कि यही एक सबसे मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, सो अगर S जो है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, बेसिस होता है। तो S क्या बना देगा, बेसिस बना देगा। तो इस केस में भी S बेसिस बना देगा। लेकिन अगर S जो है वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं होता है तो क्या, तो हम उसको बना देंगे। वो कैसे, देखिए S के अंदर हैं V1 V2 अप टू सो ऑन VR लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो मैं क्या करती हूँ, वेक्टर स्पेस में से और कुछ ऐसे वेक्टर इसमें ऐड करती हूँ जो इन वेक्टर्स के साथ क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। मान लेते हैं कि वो हैं VR+1 VR+2 अप टू सो ऑन Vn। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, V1 V2 अप टू VR में कुछ और वेक्टर्स ऐड कर दिए जो इन सब से क्या है, सबके साथ क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो हमारे पास एक नया सेट बन गया S डैश, जिसके अंदर हैं V1 V2 VR अप टू Vn। ये सारे कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हैं। और मैंने सारे पॉसिबल जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इसमें ऐड कर दिए। तो ये क्या बना देगा, एक मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ओके, तो मैंने इसको बनाया है, कैसे बनाया है, बाहर से वेक्टर्स डाल के। ओके, सो मेरे पास जितने भी पॉसिबल वेक्टर्स मिले जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो वो मैंने सारे इकट्ठे करके S डैश में डाल दिए। ओके, जिसमें V1 से लेकर VR पहले से थे। तो अगर मैंने सारे पॉसिबल डाल दिए तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, बेसिस होता है। ओके, सो ये दो तो थे ट्रिवियल कंडीशन, यानी कि अगर वो स्पैन करता है तो बेसिस बनाएगा ही। अगर वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो भी बेसिस बनाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि खुद इसमें कुछ वेक्टर्स ऐड करके उसको बेसिस बना सकते हैं। ओके, सो ये थ्योरम था एक्सटेंशन थ्योरम। अब आपकी बुक में हो सकता है इसका प्रूफ दिया गया हो कि S डैश जो है वो बेसिस कैसे बनाता है। तो एक्चुअली उन्होंने वहाँ पे जो है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो थ्योरम था उसी को कॉपी किया है। ओके, तो क्योंकि हमने ये थ्योरम पढ़ी है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, हमें यहाँ पे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, सो ये था एक्सटेंशन थ्योरम। अब ये थ्योरम मैंने बताई क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड है एक छोटी सी करोलरी। ओके, सो लेट्स सी, इफ डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू n, यानी किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर n है, देन एनी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन n ऑफ V फॉर्म्स बेसिस ऑफ V। ओके, यानी क्या कि अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है तो मैं अगर उस वेक्टर स्पेस में से कोई भी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लूँ तो वो पक्का बेसिस बनाएगा। ओके, कोई भी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लूँ तो वो बेसिस बनाएगा ही बनाएगा। आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो स्पैन करता है या फिर नहीं करता है। आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर आपको ये पता चल जाए कि उस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है वो n है और आपने कोई भी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले लिए तो वो बेसिस बना देगा। ओके, सो ये कैसे, तो देखिए हमने एक्सटेंशन थ्योरम में पढ़ा है कि अगर कोई हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दिए गए हों तो हम उसको एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं। ओके, सो ऑब्वियसली अगर मैं S के पास V1 V2 अप टू सो ऑन Vn इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लेती हूँ तो ये अपने आप में एक बेसिस बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि डायमेंशन जो है n दिया है और किसी वेक्टर स्पेस के सबसेट के पास जितना उसका डायमेंशन है उससे ज़्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं हो सकते। ओके, यानी कि बेसिस के अंदर जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, उससे ज़्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स उस वेक्टर स्पेस के किसी सबसेट के पास नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ये कह रहे हैं कि आप कोई भी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले लो तो वो बेसिस कैसे बनाएगा। ओके, सो ये होता है दिमाग में कि n ही क्यों, हम n+1 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लेके देखते हैं। ओके, सो अगर
एस है मेरे पास v1 v2 अप टू vn, मान लिया ये बेसिस है हमारा। ओके, ये क्या है, बेसिस है। मुझे कैसे पता चला कि ये बेसिस है, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है n। सो ऑब्वियसली अगर मैं कोई बेसिस लेती हूँ तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, n एलिमेंट आएंगे। ओके, और हमें ये चेक करना है कि क्या मैं एक ऐसा, मतलब मैं v1 से ज़्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ढूंढ पाती हूँ या फिर नहीं ढूंढ पाती हूँ। ओके, सो मान लिया कि मैंने एक vn+1 वेक्टर ढूंढ लिया जो इन सब से क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, सो मेरे पास एस डैश क्या आ गया, एक नया आ गया v1 v2 अप टू सो ऑन vn, ये हमारा बेसिस था। और हमने एक ढूंढ लिया वेक्टर vn+1 जो भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है इन सब के साथ। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? देखिए, अगर v1 v2 vn, अगर v1 v2 vn ये बेसिस के एलिमेंट हैं, और अगर आप कोई भी वेक्टर्स जो है वेक्टर स्पेस से लेते हो तो आप इस v को जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, सो जो vn+1 है ये भी एक वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर है। ओके, vn+1 ऑल्सो बिलोंग्स टू vf, यानी कि vn+1 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स, यानी कि a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू सो ऑन an vn। ओके, यानी कि जो vn+1 है वो इन सब पे डिपेंडेंट हो गया। ओके, यानी कि vn+1 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ओके, सो इसका मतलब क्या कि vn+1 जो है वो डिपेंडेंट ही होगा। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं उससे ज़्यादा किसी और सबसेट उस वेक्टर स्पेस के सबसेट में नहीं हो सकते। ज़्यादा से ज़्यादा vn हो सकते हैं, आई मीन ज़्यादा से ज़्यादा n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे अगली थ्योरम में यूज़ होगी, इसीलिए मैंने ये दो पार्ट आपको कराए। ओके, सो अब चलते हैं मेन थ्योरम की तरफ। तो थ्योरम है, इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस VF, देन W इज फाइनाइट डायमेंशनल, यानी कि उस W का जो डायमेंशन होगा वो फाइनाइट होगा, एंड डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V, यानी कि जो वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है वो उस सबस्पेस से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। और वो इक्वल कब होगा? आल्सो डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स डायमेंशन ऑफ V इफ एंड ओनली इफ W इज इक्वल्स टू V, यानी कि उस W और V का डायमेंशन सेम कब होगा? जब वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि वो जो सबस्पेस होगा वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर होगा। ओके, सो थ्योरम बहुत सिंपल है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है वो है n। ओके, सो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू n। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट लूँ तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा n जो है वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो सकते हैं। अभी अभी हमने एक थ्योरम देखा था। ओके, हमने वो छोटी सी प्रॉपर्टी देखी थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? n इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन एनी सबसेट ऑफ V। ओके, सो क्या W V का सबसेट है? बिल्कुल, W जो है वो सबस्पेस है। तो सबस्पेस की डेफिनेशन ही कैसे स्टार्ट होती है कि हम V के किसी सबसेट को सबस्पेस तब कहते हैं जब वो अपने आप में क्या हो, वेक्टर स्पेस हो, यानी कि W जो है वो सबसेट है V का। ओके, सो अगर W जो है वो सबसेट है V का तो W के पास ज़्यादा से ज़्यादा n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ओके, सो W बीइंग सबसेट ऑफ V हैज़ at most n linearly independent vectors। ओके, क्योंकि जो W है वो सबसेट है V का तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास n जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो हम एक काम करते हैं, हम W के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं उन सब का कलेक्शन करते हैं। सो मान लेते हैं W1 W2 अप टू सो ऑन Wm। ओके, ये क्या है? ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन W। ओके, सो W के अंदर
जितने भी पॉसिबल वेक्टर्स हैं जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, हमने उनका कलेक्शन कर दिया और मान लिया कि ऐसे m वेक्टर्स हैं जो आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो ऑब्वियसली ये जो m होगा ये n से छोटा या फिर उसके बराबर होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि w के पास एट मोस्ट n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, यानी कि जो m है वो है लेस देन इक्वल टू n। ओके, सो अगर मैं ये शो कर दूं कि ये जो m है ये इस w का डायमेंशन है, तो ऑब्वियसली हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, क्योंकि n जो है वो डायमेंशन है v का। और अगर मैं m को ये बता दूं कि ये डायमेंशन है w का, तो यहाँ से वो रिलेशन आ जाएगा कि डायमेंशन ऑफ w इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ n। ओके, सो यही चीज़ हमको दिखानी। सो देखिए, अगर w के पास ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं w1, w2, wm, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इनके अलावा कोई दूसरा w से वेक्टर्स इनके अंदर डालूं तो वो जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कोई दूसरा वेक्टर लेती हूँ w से और इस वेक्टर को इसके अंदर डालती हूँ, यानी कि w1, w2 अप टू सो ऑन wm, और इसके अंदर मैंने डाल दिया ये जो w, तो ये जो नया सेट होगा ये कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि m तक तो थे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, यानी कि अगर मैं कोई भी वेक्टर इसके अंदर डालूं w में से, तो ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ओके, सो मैंने वही किया, मैंने w डाल दिया, तो अब ये जो नया सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ये बन गया लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ओके, तो अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ, यानी कि a1 w1 प्लस a2 w2 अप टू सो ऑन am wm प्लस मान लेते हैं aw, अगर इनको लेती हूँ मैं ज़ीरो वेक्टर के बराबर, तो इनमें जो ये a1 a2 am a हैं ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे। ओके, यानी कि इनके पास जो है एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 a2 am और a ये कैसे हैं, नॉट ऑल ज़ीरो। ओके, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं w में। ओके, ये हमने कई बार सॉल्व किया है, एक बार फिर से कर रहे हैं, सारी थ्योरम्स जो हैं वो एक जैसी ही हैं। ओके, सो हम a को चेक करते हैं कि मान लेते हैं अगर a 0 होता है तो क्या, अगर a 0 हुआ तो ये टर्म निकल जाएगी। ओके, सो हमारे पास क्या बचेगा, a1 w1 प्लस a2 w2 अप टू सो ऑन am wm किसके बराबर होगा, ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि अगर a 0 हुआ सो 0 इंटू w किसके बराबर होगा, ज़ीरो वेक्टर। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वेक्टर स्पेस की कि अगर आप ज़ीरो स्केलर से जो है किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको ज़ीरो वेक्टर मिलेगा, और अगर ज़ीरो वेक्टर्स को इन सब के साथ ऐड करोगे तो ये सारे के सारे फिर से मिल जाएंगे। ओके, सो a1 w1 प्लस a2 w2 अप टू सो ऑन am wm इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर। ओके, और हमने क्या कहा था कि w1 w2 अप टू सो ऑन wm ये क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगी कि अगर ये सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, सो ये जो सारे स्केलर्स होंगे ये कैसे होंगे, ज़ीरो होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। सो दिस इम्प्लाइज कि a1 a2 अप टू सो ऑन am किसके बराबर हो गए, ज़ीरो के बराबर हो गए। ओके, और a वैसे ही ज़ीरो लिया था हमने। सो यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई कि a1 a2 अप टू am और a ये सारे के सारे ज़ीरो हैं। ओके, यानी कि अगर मैं इस लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो इसमें a1 भी ज़ीरो, a2 भी ज़ीरो, am भी ज़ीरो और a भी ज़ीरो, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि w1 w2 अप टू सो ऑन wm और w ये कैसा सेट बन गया, ये बन गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे सारे स्केलर्स किसके बराबर आ गए, ज़ीरो के बराबर आ गए, लेकिन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट था। ओके, सो ये कैसी आ गई, ये आ गई हमारी कॉन्ट्राडिक्शन। सो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो a को ज़ीरो लेके चले थे ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमारे पास सेकेंड क्या कंडीशन होगी कि a क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ओके, हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। अगर a नॉन ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, a1 w1 प्लस a2
W2 अप टू सो ऑन AM WM को इसी साइड रखेंगे और ये जो AW है इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा -AW। ओके, अब इस -A से हम इन सबको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, -A1/A इंटू W1 प्लस -A2/A इंटू W2 अप टू सो ऑन -AM/A इंटू WM इज इक्वल्स टू W। ओके, और W क्या था, W हमारा कोई भी एक वेक्टर था W से, और मैंने W को क्या लिखा, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 अप टू WM। ये सब क्यों कर पाई, क्योंकि A नॉन ज़ीरो था, A नॉन ज़ीरो होने की वजह से मैं उससे सभी एलिमेंट को या फिर सभी जो स्केलर्स थे उनको डिवाइड कर पाई। ओके, सो मैंने W को लिख दिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 WM, और W क्या था, कोई भी एक आर्बिटरी वेक्टर था W का, यानी कि इस पूरे के पूरे वेक्टर वेक्टर सब स्पेस को ये जो W1 W2 WM है ये क्या करते हैं, स्पैन करते हैं। ओके, सो W1 से लेकर WM ये क्या करते हैं, स्पैन करते हैं, स्पैन्स W। ओके, क्योंकि मैंने W के एक वेक्टर को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब जो ये जो W1 W2 अप टू WM है ये स्पैन भी करता है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा बेसिस। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, बेसिस हो गया, और इसके पास एलिमेंट कितने हैं, M हैं। सो अगर किसी बेसिस के पास M एलिमेंट हैं तो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितना होता है, जितने उसके अंदर एलिमेंट हैं उसके बेसिस के अंदर वेक्टर्स हैं। सो W के बेसिस के अंदर M वेक्टर्स हैं, सो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करती है कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू M। और हमने देखा था M इज लेस देन इक्वल्स टू N, और हमने क्या दिखा दिया कि ये जो M है ये W का डायमेंशन है। ओके, सो M की जगह लिख सकती हूँ मैं डायमेंशन ऑफ W, और N क्या था, डायमेंशन ऑफ V, और इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। अब ये देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ W जो है अगर डायमेंशन ऑफ V के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये दो वेक्टर स्पेस कैसे हैं, इक्वल हैं। आई मीन जो ये सब स्पेस और वेक्टर स्पेस हैं ये इक्वल हैं। ओके, अब सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है कि डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स डायमेंशन ऑफ V, यानी कि उस सब स्पेस और उस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है वो सेम है। तो इसका क्या मतलब होगा कि वो दोनों, यानी कि जो W है और V है वो दोनों सेम होंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है, तो सेकेंड केस में हम ये लेके चलेंगे कि जो सब स्पेस है वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर है, और हम ये दिखाएंगे कि उन दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, सो अगर डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू N। ओके, सो यानी कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू N ये दिया गया है। अगर W का डायमेंशन N है, इसका क्या मतलब हुआ कि W का जो बेसिस है उसके अंदर N वेक्टर्स हैं। ओके, सो मान लेते हैं कि W का एक बेसिस है A जिसके अंदर हैं N वेक्टर्स W1 W2 अप टू सो ऑन WN। तो इसका क्या मतलब होगा कि A का जो लीनियर स्पैन है वो किसके बराबर आएगा, W के बराबर आएगा, यानी कि A जो है पूरे के पूरे W को स्पैन करता है। ओके, सो एवरी एलिमेंट और एवरी वेक्टर ऑफ W कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ A। ओके, लेकिन एक और बात, हमने जो स्टार्टिंग में दो थ्योरम्स पढ़ी थी उस थ्योरम को पढ़ने का यहीं पे यूज़ है। ये कहता है कि A के पास है N लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, और डायमेंशन ऑफ V भी जो है वो N है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी N लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो है वो V का क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे। ये हमने पढ़ा था, इफ डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स N देन एनी N लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैन फॉर्म बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि A जो है वो सिर्फ W का ही बेसिस नहीं, ये जो A है ये V का भी बेसिस है। ओके, सो अगर A V का बेसिस है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कोई V जो है VF से लेती हूँ तो मैं इस V को लिख सकती हूँ एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 अप टू सो ऑन WN।
ओके मैंने v को लिख दिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल वेक्टर्स। अगर मैंने v को जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो v किस में बिलोंग करेगा, v बिलोंग करेगा इनके लीनियर स्पैन में यानी कि LA में। ओके अगर v जो है LA में कंटेन करता है, अगर v जो है वो LA का एलिमेंट है और LA किसके बराबर है, W के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ कि v बिलोंग्स टू W। ओके और v कहाँ का एलिमेंट था, v का वेक्टर स्पेस का। ओके v जो है वो VF का एलिमेंट था और मैंने दिखा किस में दिया कि वो W का एलिमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये पूरा वेक्टर स्पेस का जो सेट है ये कंटेन करता है W में, क्योंकि मैंने कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट जो VF से लिया था वो मैंने W में दिखा दिया। ओके सो दिस मीन्स कि पूरा का पूरा जो V है वो W में कंटेन है। ओके और जो W होता है वो तो वैसे ही सबसेट होता है V का। ओके सो इन दो इक्वेशन से क्या आ गया, इन दो कंडीशन से क्या आ गया कि V इज इक्वल्स टू W। पहला पार्ट ट्रू हो गया। ओके तो सेकेंड पार्ट क्या करना है, सेकेंड पार्ट ये दिया गया है कि v इज इक्वल्स टू W। तो ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ v अगर n है तो वो डायमेंशन ऑफ W के बराबर भी होगा, यानी कि क्योंकि v और W सेम है सो डायमेंशन ऑफ W भी कितना होगा, n होगा। सो ये लिखने के लिए हमने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, पीछे का रीज़न है v इज इक्वल टू W। ओके v इज इक्वल्स टू W का क्या मतलब हुआ कि दो सेट बराबर कब होते हैं, जब v होता है सबसेट ऑफ W और W भी सबसेट होता है v का। ओके तो अगर मैं पहली वाली कंडीशन लेके चलूँ, इफ़ v इज सबसेट ऑफ W और एक्चुअली ये दोनों स्पेस हैं, वेक्टर स्पेस हैं, सो v इज सब स्पेस ऑफ W। तो इसकी वजह से हमने थ्योरम क्या पढ़ी है कि जो सबस्पेस का डायमेंशन होता है वो होता है लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो उसके हिसाब से डायमेंशन ऑफ v विल बी लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W। और अगर मैं दूसरा वाला लेके चलूँ तो यहाँ पे W इज सबस्पेस ऑफ v। ओके सो इसके हिसाब से जो हमने अभी थ्योरम प्रूव की, डायमेंशन ऑफ W विल बी लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v। ओके सो इन दो इनइक्वालिटीज से हमारे पास क्या आ गई कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W। ओके सो ये थ्योरम था डायमेंशन के ऊपर। एक और थ्योरम है कि डायमेंशन ऑफ लीनियर सम, वो हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ओके